नमस्कार, संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा के सांसद, देश के प्रमुख शिक्षाविद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक चांसलर डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। शिक्षा, रिसर्च, सामाजिक सेवा और संसद चारों मोर्चों पर सक्रिय भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मित्तल का मंत्र है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राज्यसभा में उनकी भागीदारी शिक्षा सुधार, रोजगार, मानव तस्करी, किसानों की स्थिति और अन्य मुद्दों पर लगातार हमें देखने को मिली है। संसद टीवी पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, संसदीय भूमिका और नीति आप मार्च 2022 से निभाते आ रहे हैं। ऐसे में राज्यसभा सांसद के तौर पर 3 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, अपनी उपलब्धियों को कैसे देखते हैं, कैसा रहा ये अब तक का सफ़र? शिक्षाविद होने से, समाज सेवी से आप लगातार कई मोर्चों पर काम करते आए हैं। संसद में आपकी भूमिका को क्या देखते हैं और जो आपकी उपलब्धियां रही हैं बीते 3 साल से, वो क्या रही हैं? देखिए, पहले तो इधर संसद में जो मुझे आने का मौका मिला तो मुझे लगता है ये मेरे लिए ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और यहाँ आने के बाद जो मुझे इधर सीखने को मिला 3 साल में, 3.5 साल में, वो मुझे लगता है मैं जीवन के शायद 58 साल में वो मैंने नहीं सीखा होगा। यहाँ मुझे देश के बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े विचारकों से, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोगों से मिलने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। और जो मैं उनमें एक बात पाता हूँ कि वो लोग सभी अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचे लेवल पर पहुँचे हुए हैं। और मुझे जब भी कभी इशू आता है या कोई बात आती है, मैं उनके पास जाता हूँ, मेरी मदद भी करते हैं, मुझे गाइड भी करते हैं, मुझे हेल्प भी करते हैं और मुझे सिखाते भी हैं। तो मेरे लिए संसद में आना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक विद्यालय के प्रांगण में आ गया हूँ और ज़िंदगी के एक नए तरीके से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, एक नए विद्यालय में, जो शायद एक अभूतपूर्व विद्यालय होता है ये। और दूसरा, आपने कहा उपलब्धि, तो चलो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मैंने सीखा या जो मुझे मौका दिया भारत की संसद ने, वो भी एक अपने आप में पूरी ज़िंदगी का मेरा एक बहुत सुंदर पल रहने वाला है। आपको अलग अलग तरीके से इंटरवेंशंस करने का, अपनी बात कहने का मौका मिलता है। वो 0 आवर हो सकता है, वो क्वेश्चन आवर हो सकता है, वो किसी बिल पर चर्चा करने का मौका हो सकता है, वो स्पेशल मेंशन हो सकता है, वो किसी प्रेसिडेंट के भाषण पर चर्चा करने का मौका हो सकता है। तो ये सारे अलग अलग तरीके से मौके मिले हैं। इसके अलावा संसद की कमेटीज़ होती हैं। मैं एक्सटर्नल अफेयर कमेटी में रहा, फाइनेंस में था, अब मैं डिफेंस कमेटी में हूँ। कंसल्टेटिव कमेटी रहती है, मैं पहले होम में था, आज होम में भी हूँ और फाइनेंस में भी हूँ। और इसके अलावा और कई कमेटीज़ में मौका मिला। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे ऑल पार्टी डेलीगेशन के तौर पर रशिया और 4 और कंट्रीज़ में भेजा। तो ये जो अनुभव मिला मुझे, जो सीखने को मिला, ये बहुत ही महान है। और मेरे लिए मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है जो मैंने अनुभव लिया है। और मिलता जा रहा है लगातार। और मुझे उम्मीद है कि जो मेरे इस कार्यकाल में 2.5 साल रह गए हैं, उसमें मुझे और ज़्यादा सीखने को मिलेगा और मैं इस अनुभव को वापस अपने विश्वविद्यालय में ले जा पाऊँगा, जो मैं लेके जाता भी हूँ। और एजुकेशन में, जहाँ जैसा कि आपने बोला, इस अनुभव को लेते हुए मैं एजुकेशन में क्या सुधार कर सकता हूँ, अपने विश्वविद्यालय में क्या सुधार कर सकता हूँ, और सांसद के तौर पे जहाँ मुझे मौका मिले मैं देश की एजुकेशन को सुधारने के लिए अपना क्या योगदान दे सकता हूँ, ये मुझे मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। सर, अगर हम बात करें आपके कार्यकाल की, लगभग 150 के करीब सवाल आपने इस दौरान पूछे हैं, 4 प्राइवेट मेंबर्स बिल हैं। आपके हिसाब से एक सांसद की भूमिका क्या होनी चाहिए संसद में, और जो भूमिका आपने अब तक निभाई है उसमें आप कितना खरा मानते हैं अपने आप को, और क्या चुनौतियां आपकी रही हैं इस दौरान, कि कौन कौन से ऐसे सवाल रहे, विषय रहे जो आपके क्षेत्र के, क्योंकि लोकसभा सांसद का तो एक क्षेत्र होता है, एक राज्यसभा सांसद के लिए पूरा राज्य ही उसका क्षेत्र हुआ, लेकिन फिर भी एक नोडल जिला आप चुनते हैं जिसमें विकास के कार्यों को आप करते हैं। तो कौन से ऐसे विषय रहे, प्रायोरिटीज़ आपकी क्या रही? अगर हम बात करें शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, तो इन सब को आप प्रायोरिटीज़ के तौर पे गिनते हैं या आपको लगता है कि इन सबको एक साथ लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है?
देखिए, सांसद के तौर पर जो हमारा पूरा पंजाब की जिम्मेवारी होती है, जो नोडल एजेंसी होती है सिर्फ फंड्स को डिसबर्स करने के लिए, पैसा अपनी स्टेट में पंजाब में कहीं भी खर्च कर सकते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि जो सांसद निधि मुझे मिलती है वो मैं उस चीज़ में ज़्यादा खर्च करूं जिस चीज़ों में लोगों के मैं दुख दूर कर सकूं। जैसे कि मेडिकल, वहाँ मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि मैं उधर खर्च करूं कि मेडिकल में कुछ कोई इक्विपमेंट चाहिए हैं या किसी पर्सनल किसी की प्रॉब्लम है मैं मदद कर सकूं, तो वो मैं करने की कोशिश करता हूं। अब पंजाब में जैसे पीछे बाढ़ें, अभूतपूर्व बाढ़ आई और 2000 से ज़्यादा गांव तकरीबन ध्वस्त हो गए, लाखों एकड़ जगह जो खेती थी वो ध्वस्त हो गई, तकरीबन 25 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हो गए। तो वहाँ जो मैं खर्च कर सकता हूँ मैं वहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। इसके अलावा कुछ हमारे सोसाइटी के, समाज के ऐसे क्षेत्र होते हैं जो इग्नोर हो जाते हैं, जैसे शमशान घाट होते हैं, उनको कभी कोई पैसा मांगता नहीं, कोई देता नहीं। तो मैंने वो अडॉप्ट किए हैं कि मेरे ज़िले में या आसपास शमशान घाट में कुछ भी जो इम्प्रूवमेंट की जा सकती है वो मैं ज़रूर करूँ। ये तो हो गया निधि वाली बात। अब आपने जो बात की संसद के सवालों की, तो उसमें मेरा एक मेन लक्ष्य ये रहता है कि मान लीजिएगा मुझे एक दिन शायद 5 से 7 सवाल पूछने की अनुमति होती है, तो मैं सारे ही लगाता हूँ। हर दिन के हिसाब से जितनी मैक्सिमम अनुमति संसद देती है मैं पूरे लगाता हूँ। 0 आवर होता है वो मैं सारे ही 0 आवर डालता हूँ। स्पेशल मेंशन होता है वो हर रोज़ मैं डालता हूँ, हफ्ते में एक बार उसकी अनुमति होती है। पार्टी की तरफ से हम कोशिश करते हैं कि बिलों पे चर्चा करने का मौका मिले, मैं वो करता हूँ। प्राइवेट मेंबर बिल्स जो आपने बोला 4 नहीं, मैंने तकरीबन 16-17 प्राइवेट मेंबर बिल डाले हैं और 3 एक आप सत्र में डाल सकते हैं, तो मैं 3 हर सत्र में डालता हूँ। रादर उसमें मैं एक बताना भी चाहूँगा, भी एक मैंने प्राइवेट मेंबर भी डाला कि नेशनल कमीशन फॉर मैन। मुझे बड़ी हैरानी है कि उसमें इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आया कि नेशनल, कुछ हमारे आजकल जो भी कानून बने वो थोड़े से वन साइडेड बन गए, जेंडर न्यूट्रल नहीं थे वो, तो उसकी वजह से पुरुष समाज को एक समस्या आनी शुरू हुई। तो बहुत ही उस बिल को अभूतपूर्व समर्थन मिला। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो समर्थन मिला, जो मुझे आके लोग मिलते हैं उसमें महिलाएं ज़्यादा होती हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ आप क्यों, ये तो पुरुषों के लिए बिल है। बोलता नहीं, जब पुरुष सफ़र करता है, हम बहन के तौर पे, भाभी के तौर पे, माँ के तौर पे हम भी सफ़र करते हैं। तो ये मेरे लिए भी एक नई शिक्षा थी। तो इस तरीके से सीखने को भी आपको मिलता है। एक मैंने नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स का बिल डाला जो कि डिबेट पर भी आ गया था, और लेकिन समहाउ संसद उस दिन रद्द हो गई, तो वो मेरा मिस हो गई अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे अलग अलग विषयों पे मैंने बिल डाले हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे देश के जो भी विषय हैं जिसमें लोगों को ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट करने की, या लोगों को ज़रूरत है कि मैं सांसद के तौर पे कुछ उसमें बेहतर कर सकूँ, तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। वो कोई भी विषय हो सकता है, वो साइंस हो सकता है, वो एग्रीकल्चर हो सकता है, वो एजुकेशन हो सकता है, वो हेल्थ हो सकता है, वो एटॉमिक एनर्जी हो सकता है, वो डिफेंस हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, रूरल डेवलपमेंट हो सकता है, माइनिंग हो सकता है। कोई भी विषय जो देश की तरक्की के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं उसको उठाने की अलग अलग तरीके से प्रयास करता हूँ। और मुझे लगता है मैं जो भी उसमें अपना हिस्सा डाल सकूं, मैं डालने का पूरा प्रयत्न करता हूं। और बाकी तो जो आपके दर्शक हैं वो बताएंगे, या देश की जनता, पंजाब की जनता बताएगी कि मैं इन प्रयासों में कितना सफल हुआ हूं। वही मेरा इस चीज़ का आंकलन करेंगे। जी, आप पंजाब से आते हैं, ऐसे में जब संसद में आप पहुंचते हैं, देश के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, अलग अलग कल्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग भाषा को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में जो आपका अनुभव रहा उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये अनुभव और कहीं नहीं मिल सकता। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से चुने हुए सांसद आते हैं, लोगों की भावनाओं को लेके आते हैं, उनकी ज़रूरतों की बात वो संसद में करते हैं, अपने अपने क्षेत्रों की विषयों को लेके संसद में अपने मुद्दे उठाते हैं। वहीं पंजाब को लेकर अगर हम बात करें तो रोज़गार एक अहम मुद्दा है, बेरोज़गारी है, दूसरा नशा, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, दूसरा बॉर्डर एरिया है। तो ऐसे में आप जो इन समस्याएं हैं पंजाब राज्य की, वो कौन सी आपको लगती है, और उनको बाकी सांसदों से मिलके भी, बातचीत के आधार पर भी क्या लगता है कि समाधान की ओर जो आप आगे बढ़े हैं या आपने विषय उठाए हैं उसमें किस तरह से उसकी आपकी भूमिका रही है? जैसे मैंने बोला कि मैंने अलग अलग विषयों पर अपने मुद्दे उठाए हैं।
कल मैंने जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा, जो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है उस पे जो हम उठाया कि जो सफाई के हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको हम नालों में उतार देते हैं, वो सल्फाइड गैस होती हैं, उनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। 23-24 में तकरीबन 100 लोगों की मृत्यु हुई। और हम चांद पे जाने की बात करते हैं, हम मंगल पे जाने की बात करते हैं, पर हम उनकी जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ ऐसा रोबोट या ऐसी टेक्निक नहीं ईजाद कर सकते ताकि उनको नालों में ना उतरना पड़े। वो मैंने विषय उठाया और मुझे खुशी है कि मेरा ये 0 आवर में तकरीबन सभी सांसदों ने, चाहे वो विपक्ष के थे चाहे पक्ष के थे, इसका खुले दिल से समर्थन किया कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं उठाने की कोशिश करता हूँ और तकरीबन हर मुद्दे पर मुझे सभी सांसदों का समर्थन मिला। किसी ने कह के किया या किसी ने पर्सनल लेवल पर मुझे मुबारकबाद दे के किया। और पर ये मुझे सीखा कहाँ से मैंने, ये मैंने संसद से सीखा। जो दूसरे सांसद साहब बोलते हैं या जब हम आपस में बैठ के विचार विमर्श करते हैं, बैठक करते हैं, तो उनसे ही मुझे सब कुछ सीखने को मिल रहा है। ये तो जैसे आपने बोला, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि संसद जो है, भारत की संसद विशेष तौर पर सीखने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और यहाँ आके आप लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए अपना योगदान कर सकते हैं, अपनी सेवा डाल सकते हैं। एक मैं और भी बात कहना चाहूँगा, जैसे हम अपर हाउस में हैं, राज्यसभा में हैं, तो मैं यदि इसका एक कंपैरिजन करूं ब्रिटिश की अपर हाउस से, जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, वहाँ तकरीबन 800-850 सांसद हैं। हमारे यहाँ पे 245 सांसद हैं और हमारे देश की 140 करोड़ की आबादी है। तो एक सांसद राज्यसभा का तकरीबन 60 से 70 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ब्रिटिश में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक सांसद सिर्फ 70,000 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। मतलब 10% नहीं, 1%। तो जब भारत के संविधान ने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा मौका, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि हम 60 से 70 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ब्रिटेन में सिर्फ 70,000 लोगों को एक सांसद रिप्रेजेंट करता है एवरेज तौर पे, तो इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है? शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर्स को, जनता को रिप्रेजेंट करने का मौका भारत की संसद देती है। तो मुझे लगता है हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जी, हम बात करें बतौर सांसद, राज्य और केंद्र के बीच में एक सांसद की भूमिका एक कड़ी की तरह होती है। वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उसकी अहम योजनाओं के माध्यम से अपने क्षेत्र का, राज्य का विकास करने के लिए प्रयास करता है। आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनकी ज़रूरत पंजाब में इस वक्त सबसे ज़्यादा है, या आपको लगता है जिसके लिए आपने प्रयास किए हैं और उसका ज़मीनी स्तर पर इस्तेमाल भी हुआ और उसका असर भी देखने को मिला है? देखिए, पंजाब में हर स्टेट में, राज्य में अपनी अपनी समस्याएं होती है, पंजाब में भी हैं। जैसे पंजाब में एक रूरल डेवलपमेंट फंड होता है, भारत सरकार से आता है, तकरीबन हमारा 800-900 करोड़ का वो शायद बकाया है। तो वो मैंने आवाज़ संसद में उठाई, तो मुझे लगता है उस पर कार्रवाई करेगी भारत सरकार और ज़रूर हमारा पंजाब का फंड देगी। ऐसे अभी पंजाब में बाढ़ें आई, तो उसमें पंजाब सरकार ने जो लॉस हुआ, नुकसान हुआ किसानों को, लोगों को, तकरीबन 12,000 करोड़ का लॉस का आंकलन किया पंजाब सरकार ने। तो वो मुद्दा मैंने संसद में उठाया यही बात करते हुए। तो मुझे लगता है भारत सरकार उसका संज्ञान लेगी और उस समस्या को हल करने के लिए, क्योंकि ये पंजाब ऐसा देश है जिस पूरे देश का पेट भरता है। यदि उधर किसान ही डूब गया, मर रहा है बाढ़ों में, तो पूरे देश को इसका इफेक्ट आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। जी, तो ऐसी चीज़ें और बहुत आती हैं। आपने नशे की बात की है, मैं इस बारे में एक स्पष्ट करना चाहूँगा, जो नशे की समस्या पंजाब में भी है पर देश के हर राज्य में है। हम दिल्ली में इधर बैठे हैं, इधर भी है, लेकिन वो कुछ ना मूवीज़ ने इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। शायद उड़ता पंजाब मूवी आई थी, उसने प्रेजेंट गलत तरीके से किया, क्योंकि जो हमारी हिंदी मूवीज़ बनती हैं वो पंजाब से बहुत इन्फ्लुएंस होती है। आप देखेंगे कोई भी टॉप हिंदी जो हिट है मूवी, उसमें पंजाबी गाना जरूर होगा, पंजाबी तड़का जरूर होगा। तो इन्होंने क्या किया कि पंजाब का तड़का इतना चलता है तो पूरी दाल ही पंजाबी बना दी जाए। तो ये काम किया उड़ता पंजाब ने और पंजाब को गलत रिप्रेजेंट किया। ठीक है, मूवी बनानी थी उन्होंने, वो उनका कमर्शियल सोच हो सकती है।
तो इस तरीके से गलत मैसेज चला गया देश में। जितनी समस्या पंजाब में है उतने ही % देश के हर राज्यों में है, लेकिन पंजाब सरकार उस समस्या को हल करने के लिए जो कदम उठा रही है, मुझे नहीं लगता देश की किसी और सरकार ने ऐसे कदम किए हैं और उसमें कामयाबी पाई हो। ऐसी और समस्याएं हैं। तो आपने बेरोजगारी की बात की, यदि बेरोजगारी के हम आंकड़ों की बात करेंगे देश के और पंजाब के, या पंजाब के और राज्यों के, हम पाएंगे पंजाब में सबसे कम बेरोजगारी है। उसका एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, कम है। देखिए, पंजाब में खेती होती है, पंजाब में फैक्ट्रियां हैं, उन सबको खेती मजदूर या फैक्ट्री के मजदूर कहाँ से आते हैं? देश के अन्य राज्यों से आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, और जगह से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, तभी आ रहे हैं ना, तभी सभी आ रहे हैं और जॉब पा रहे हैं। तो पंजाब में तो बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है ही नहीं, सबसे कम है। अगर हम बात करें, आपने संसदीय समितियों की बात की, कई अहम समितियों का आप हिस्सा हैं, रहे हैं, आपका अनुभव कैसा रहा है संसद की समितियों में? संसद की कार्रवाई तो देश आराम से देख लेता है संसद टीवी के माध्यम से, देश के कोने कोने में संसद टीवी पहुंचाता है कार्रवाई कैसे चल रही है, किस तरह से सांसद या मंत्री अपने विषयों को लेकर संसद में रखते हैं। संसद की समितियां कैसे काम करती हैं, उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? संसद की कार्रवाई से इतर कैसे मानते हैं, उसकी महत्ता कितनी है? दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहली बात तो अंदर कैसे काम होता है, संसद में कैसा होता है, और संसद की समितियों में काम कैसे होता है। तो मैं उसमें बोलूंगा उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। संसद के अंदर जब हम बैठे होते हैं, हम पक्ष और विपक्ष होते हैं। सत्ता पक्ष ने अपने तरीके से बात करनी है, विपक्ष ने अपने तरीके से बात करनी है, और आपका ये संसद टीवी वहाँ चल रहा होता है। तो हम सबको, दोनों साइड्स को ये होता है कि जो मेरे इलेक्टोरेट हैं, जो मेरे वोटर हैं, जो मेरे ऑडियंस है, मैं उनको दिखाऊं, देखो मैंने मुद्दा इतने जोर शोर से उठाया। और पक्ष को ये होता है, सत्ता पक्ष को, कि देखो हमने ऐसा जवाब दिया कि विपक्ष धराशायी हो गया। फिर हम कहते नहीं, हमने फिर काउंटर क्वेश्चन करके सत्ता पक्ष को धाराशायी कर दिया। तो इस तरीके की मेंटालिटी रहती है, क्योंकि आपका टीवी इसमें सबसे बड़ा योगदान पेश करता है। तो वो शायद सच्चाई नहीं होती। लेकिन जब ये समिति में हम बैठते हैं तो वहाँ ना पक्ष होता ना विपक्ष होता, कैमरा नहीं होता, तो खुल के हम बात करते हैं। यदि विपक्ष के तौर पे मैं किसी मुद्दे को उठाता हूँ और सरकार की किसी पॉलिसी, किसी प्रोसेस, किसी लॉ के खिलाफ बोलता हूँ, तो पक्ष वाले लोग, सत्ता पक्ष वाले लोग भी उतने ही जोर शोर से सरकार की कमियों को वहाँ उजागर करते हैं। मतलब दोनों पक्ष पूरी ईमानदारी से अपनी बात करते हैं। जो भी हमारे नेता होते हैं या चेयरमैन होते हैं कमेटी के, सुनते हैं और दोनों साइड्स को खुल के बराबर का मौका देते हैं। और आप देखते होंगे, मुझसे ज़्यादा आपका अनुभव है कि जो रिपोर्ट्स बनती हैं उसमें सरकार के खिलाफ खुल के लिखा होता है, कोई सरकार को छोड़ा नहीं जाता। हाँ, सरकार उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस को माने या ना माने वो बात अलग है, पर लिखा खुल के जाता है। और मैंने तो लिखने की बात आपने कही, तो जरूरी थोड़ी है सरकार के खिलाफ ही हो, योजनाओं की बात हो या बिलों की बात हो, उस पर आम राय आपका कहना है कि स्पष्ट होती है, चाहे उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स हो चाहे नेगेटिव हो। आपके अकॉर्डिंग ये कहने का आप ईमानदारी से होते हैं। जी जी, उस कमेटी में जो बात होती है वो ईमानदारी से होती है, संसद के अंदर जो बात होती है वो जीतने या हारने के हिसाब से होती है। शायद उसमें ईमानदारी कम होती है, शायद इस तरीके का प्रोसेस ही इस तरीके का बना हुआ है। अगर हम बात करें, आप एक अहम डेलीगेशन का हिस्सा थे, ऑपरेशन सिंदूर, जिसका जिक्र आपने किया, कैसा अनुभव आपका रहा उस डेलीगेशन के दौरान? आप बाहर गए, आपने चर्चा की, तो कैसा रिस्पांस आपको मिला? किस तरह की जो टीम थी वो, किस तरह का अनुभव आपका रहा? देखिए, मैं जो ऑल पार्टी डेलीगेशन के तौर पे गया था, 7 डेलीगेशन जिस एक में मैं था, जो रशिया, स्पेन, स्लोवेनिया, लातविया और जैसे देशों में गई थी, वहाँ मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने मुझे चुना और वहाँ मुझे भारत सरकार का पक्ष रखने का मौका मिला। ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया और उससे पहले पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ क्या किया, हमारे 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। और
कुछ वहाँ के जो हम मिले, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन से मिले, वहाँ के फाइनेंस, वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या डिप्टी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से मिले, वहाँ के थिंक टैंक से मिले, वहाँ के मीडिया से मिले, वहाँ के भारत के अपने जो हमारे डायस्पोरा उनसे मिले। तो उनमें कुछ भ्रांतियाँ थी, उनको लगता था शायद भारत ने पाकिस्तान के साथ कुछ अन्याय किया है, लेकिन उन भ्रांतियों को हम पूरी तरह दूर कर पाए। और वहाँ देखिए खूबसूरती क्या थी उसमें कि जैसे हमारे डेलीगेशन में 5 MPs थे और उसमें 4 ओपोजिशन के थे, एक सिर्फ रूलिंग सत्ता पक्ष का था, और जो चेयरपर्सन थी वो भी ओपोजिशन की थी। तो देखिए, और हम पांचों ने मिलके देश के पक्ष की बात की और बाकी डेलीगेशन ने भी सेम ऐसा ही किया, वो किसी भी पार्टी का रहा हो। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी हमारी इस संसदीय सिस्टम की खूबसूरती है कि जब हम देश से बाहर हैं, हम सिर्फ देश के हैं, कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। और ये चीज़ पूरी दुनिया में अप्रिशिएट हुई। इस बारे में भी लोगों में गलतफहमी थी कि भारत में तो पक्ष विपक्ष लड़ता रहता आपस में, लेकिन वहाँ हमने एकजुटता दिखाई, खुल के भारत के पक्ष का समर्थन किया और पूरी दुनिया को एक अच्छा मैसेज दिया कि पाकिस्तान ने जो भारत के साथ गलत किया, भारत ने उसका कड़की से जवाब दिया और उनको दिखा दिया कि आप भारत की तरफ देखेंगे तो भारत आपकी आंखें नोचने में पीछे नहीं रहेगा। जी, जिस तरह से आपने बताया भारत की छवि को आपने दुनिया में बदला, जो छोटे मोटे शंकाएं थी उसको दूर किया। ऐसे में अगर भारत की छवि की बात करें, शिक्षा को लेकर हम बात करें, शिक्षा में आपका लगातार अनुभव रहा है, निजी विश्वविद्यालयों की हम बात करें तो सरकारी विश्वविद्यालयों की बात करें, तो ऐसे में जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो कैसे बेहतर हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत फिर से एक शिक्षा का हब बन सके, वर्तमान में स्थिति क्या है और अंतर्राष्ट्रीय जो अभी छात्रों का रहता है कि विदेश में जाके पढ़ना है या इस तरह की चीज़ें, उसको कैसे बदला जा सकता है और किस तरह की भूमिका आपको लगता है इसमें होनी चाहिए, और आने वाले 5 सालों में आपका विजन क्या है बतौर सांसद? देखिए, बतौर सांसद आप मुझसे पूछेंगे, जो भारत की शिक्षा है, यदि मैं उसकी गुणवत्ता की बात करूं तो उसमें हम पीछे नहीं हैं। हमारे जो विश्वविद्यालय पुराने हैं, IITs हैं, IIMs हैं या कुछ अच्छे प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, उनका नाम पूरी दुनिया में बोलता है। शायद क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री थे तो हमने शायद जो हमारे बड़े और अच्छे विश्वविद्यालय थे उसमें विदेशियों को एंट्री अलाउड नहीं थी, एडमिशन अलाउड नहीं थी, आज भी नहीं है। तो उस वजह से यूरोप के लोग, अमेरिकन लोग वो हमारे विश्वविद्यालयों में नहीं आ पाए। तो वो एक मैसेज गलत चला गया कि भारत की शिक्षा शायद पीछे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ही ने नहीं उनको अलाउ किया। तो अब देश के तौर पे जो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि आप कुछ सीटें, ज़्यादा नहीं, कुछ सीटें 2-5% या कुछ ऐसी अमेरिकन, यूरोपियन या जो भी बाकी विदेशी देश हैं उनके लिए खोलें, ताकि वो आके हमारी जो भारत के प्रीमियम विश्वविद्यालय हैं या संस्थान है उसमें एडमिशन लें, उनको पता लगे भारत की शिक्षा कैसी है। अच्छी है भारत की शिक्षा, हाँ यस, इसमें इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरी दुनिया में भी ऐसा ही है। यदि मैं अमेरिका की बात करूं कि अमेरिका में जाते हैं हमारे बच्चे, किस में जाते हैं? टॉप 100 विश्वविद्यालयों में जाते हैं। यदि वो और उसमें से भी टॉप 20 में जाएं तो उनको जॉब मिलती है, बाकियों में वो भी जॉब नहीं मिलती। जो टाइम्स हायर एजुकेशन लिस्ट है उसके टॉप 20-30 में यदि उनको एडमिशन मिलता है तो जॉब मिलते हैं, अदरवाइज वहाँ भी नहीं मिलती है। तो वो सब जगह सेम ही सिचुएशन है। आप यूरोप के चले जाएं, वहाँ भी यदि हम लंदन की, यूके की बात करें तो 5-7 ही विश्वविद्यालय हैं, यदि उनमें आपको एडमिशन मिल गया तो आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज बाकी में नहीं मिलेगी। तो इसमें हम भी पीछे नहीं है, लेकिन अगेन परसेप्शन गलत बन गया हमारा। तो उस परसेप्शन को दूर करने की ज़रूरत है और वो भारत सरकार कर सकती है और हम उसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं, पर मुझे लगता है वो होगा। अब हम बात करेंगे आने वाले समय में कैसा रहेगा आपका जो विजन है, वो क्या है अगले बाकी के कार्यकाल में? देखिए, मेरा तो यही रहेगा कि जो अब तक मैंने 3.5 साल में सीखा है उसको अगले 2.5 साल में मैं और मजबूती से उस बात को पेश कर सकूं, और एक सांसद होने के नाते जो मेरी जिम्मेवारियां हैं या जो मेरी समर्थ्य है, जो मुझे सरकार ने या संसद ने दिया, उसको मैं निभाऊं, और इन विषयों पर जिन पे मैं बोल चुका हूं, उन विषयों पर जिन पे नहीं बोल पाया हूं मैं, उनको उठाऊं और भारत सरकार के संज्ञान में लाऊं, और बाकी जो पूरे देश की 140 करोड़ जनता है उनके संज्ञान में लाऊं, ताकि हम सब मिलकर जो भी देश में समस्याएं आ रही हैं उनको लड़ें
और उनको दूर कर पाए और भारत को जितना जल्दी हो सके ईमानदारी के साथ एक विकसित भारत बना सके, यही मुझे मेरा प्रयत्न रहेगा। जी, संसद टीवी पर आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती आपने समय दिया, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल एक ऐसा नाम जो संसद में नीति की भाषा बोलता है और शिक्षा के जरिए ज़मीनी बदलाव करता है। उनका सफ़र यह दिखाता है कि नेतृत्व सिद्धांतों और सेवा भाव से जुड़ता है तो उसका असर सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि जिंदगियों पर पड़ता है। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।